हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑक्स कोचिंग गैलेक्सी। दिस इज संघर्ष सीरीज। और आज इस संघर्ष सीरीज के अंदर हमारे स्केलर्स एंड वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 2। लास्ट वीडियो के अंदर हमने वेक्टर्स के सबसे पहले हमने स्केलर्स के बारे में बात की थी, और फिर वेक्टर्स, फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज और टाइप्स ऑफ वेक्टर कंप्लीट कर लिया था। हमारा लास्ट टाइप था यूनिट वेक्टर। तो चलो सबसे पहले थोड़ा सा उसी का रिवीजन कर लेते हैं। उससे पहले इम्पोर्टेंट बात, अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं हो तो वहाँ पर आ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आपका वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। हाँ, धन्यवाद। तो चलो अब हम आगे बढ़ने से पहले एक बार यूनिट वेक्टर का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो चलो सबसे पहले कुछ थोड़ी सी और यूनिट वेक्टर के बारे में हम बात कर लेते हैं। यूनिट वेक्टर हमने क्या किया था, कि जैसे ये एक वेक्टर है। हाँ, तो इसका एक यूनिट हमने इतना सा, इसको हमने एक कैप मान लिया था। एक कैप की रिप्रेजेंटेशन है, ये है हमारी यूनिट वेक्टर का। और हमने ये भी देखा था कि ए कैप जो होता है वो आता है ए वेक्टर अपॉन ए। हाँ, ये जैसे मान लीजिए, अगर हम माने कि ये लेंथ की यूनिट है तो इसकी यूनिट भी होगी एम, और इसकी क्या होगी, इसकी भी एम होगी। हाँ, तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, ये ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। हाँ, ऐसे ही हम और भी निकालते हैं। जैसे मान लीजिए एफ कैप इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन एफ। इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट भी है न्यूटन, इसकी भी न्यूटन। अगर ये दोनों ऊपर नीचे हैं तो हमने डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ से इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आती है, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है, यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस एंड। अगर कोई चीज़ यूनिटलेस है तो आपको क्या बताया था मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर, कि अगर कोई चीज़ यूनिटलेस है तो वो डायमेंशनल लेस भी होगी। हाँ, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर के बारे में। देखो, और इसको अच्छे से एलोब्रेट कर देता हूँ मैं आपको। हम ये वाला एग्जांपल ही लेंगे यहाँ पर। जैसे मान लीजिए एफ को मैंने ले लिया 10 न्यूटन। हाँ, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या है, एफ माना है हमने, ये है मैग्नीट्यूड, ऑफ वेक्टर एफ। हाँ, यहाँ से क्या निकल के आता है, एफ कैप का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर अपॉन एफ। ये किसके बराबर है, एफ अपॉन एफ। ये कैंसिल होकर यहाँ से जो हमारी मैग्नीट्यूड ऑफ एफ कैप आती है वो आ जाती है 1। हाँ, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो ये कुछ था यूनिट वेक्टर के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट है इसलिए। हाँ, अब देखो, अब हम देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसको अच्छे से आपको याद करना है। हाँ, तो चलो देखते हैं। हाँ, तो हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमारे पास हैं दो। एक है राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम,
ये देखो ये क्या होता है, एक सेकंड, ये थोड़ी सी लाइन ऐसी हो गई। ये होता है राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसको हम याद कैसे करेंगे देखते हैं। देखो, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले अपनी राइट हैंड को ऐसे पर रखिए, एक्स डायरेक्शन वो जो किस तरफ थी, एक सेकंड रुकना। ये देखो अपने हैंड को ऐसे पुट करना है किस हिसाब से, एक्स डायरेक्शन जिस साइड, एक्स डायरेक्शन में क्या जाना चाहिए, तुम्हारा थंब जाना चाहिए। ये इस तरफ जा रहा है तो तुम्हारा थंब भी इसी तरफ जाना चाहिए। और तुम्हारी फिंगर्स वाई की तरफ जानी चाहिए, वाई की तरफ गई। ये पाम ऊपर की साइड फेस कर रहा है तो जेड बाहर आ रहा है ऊपर, इसको आपको आशीर्वाद देना है। तो ये अगर ऊपर आ रहा है तो ये है राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको याद करने का एक और तरीका, अपनी एक सेकंड रुकना, मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। इसको आप ऐसे कीजिए, ये है हमारा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अंदर हमें अपनी फिंगर्स को रखना है, और वाई एक्सिस की टुवर्ड्स हमें फिंगर्स को कर्ल करना है। थंब की जो डायरेक्शन आएगी वही होगा हमारा जेड एक्सिस। ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है। इसी के साथ साथ मैं आपको लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बता देता हूँ। लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ नहीं है, इसी का अपोजिट है। उसको आप लेफ्ट हैंड से याद करने के बजाय ऐसे याद कीजिए, ये हमारी ये वाली डायरेक्शन आ रही थी तो उसके अंदर ऐसे आएगा, ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा डाउनवर्ड्स। और अगर हम पाम मेथड से करें तो वो कैसे होगा, यहाँ पर हमारा पाम मेथड ऐसे था, इसके अंदर ऐसे हो जाएगा। इसके अंदर एक्स एक्सिस इस तरफ की बजाय इस तरफ चला जाएगा, और जेड एक्सिस इस तरफ की बजाय नीचे की तरफ चला जाएगा। ये बाहर आ रहा है वो नीचे चला जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है। तो चलो आगे इसकी हम थ्योरी पढ़ते हैं। तो आई होप आपको ये एक्सिस का सिस्टम समझ में आ गया होगा। इसी के साथ दूसरा है लेफ्ट हैंड। वो कुछ इस प्रकार है, हो गया नहीं कैसे, ऐसे। हाँ, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस साइड जेड आ रहा है अगर उस साइड हमारे ये ना आए तो ये हमारा हो जाएगा लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर वो ऊपर की तरफ आ रहा है हमारा जेड, जेड ऊपर की तरफ आ रहा है और हमारी पाम नीचे की तरफ फेस कर रही है तो ये हमारा लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा। हाँ, तो देखो इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं अभी बता देता हूँ आपको कि हमने किस लिए किया था। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले आपको ये बनाना है, फिर ऐसे, एंड फिर ये है के कैप और जेड एक्स। ये सबसे पहले एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर ये एक्स है तो ये है माइनस एक्स, ये है माइनस वाई, और ये है माइनस जेड। हाँ, ये है आई, ये है माइनस आई, आई कैप, यहाँ पर भी कैप आएगा। ये है जे कैप, ये है माइनस जे कैप, ये है के कैप, और ये है माइनस के कैप। हाँ, ये तो आप सभी को पता ही होगा। अगर ये चीज़ आपको पता है तो देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप फैक्टर कितना है, 1। मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप 1, मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप ऑल्सो 1। यहीं पर कि माइनस आई कैप का मैग्नीट्यूड भी होगा 1, माइनस जे का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड भी होगा 1। यूनिट वेक्टर का सीधा सा मतलब है ही ये, अगर किसी भी चीज़ पर कैप लग गया
तो उसकी वैल्यू 1, उसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। यहाँ पर हमारा आई क्या है, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन। ऐसे ही जे कैप कौन क्या है, यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर्स। तो चलो इसके ऊपर हम एक अच्छा सा एग्जांपल भी कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहले आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है। ये है y, ये है x और ये है z। यहाँ पर मान लीजिए आपको a इज टू दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, f इज टू दे रखा है 10 न्यूटन और F2 आपको दे रखा है 20 न्यूटन। यहीं पर आपको यहाँ पर हमें वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो यहाँ पर F क्या है, हाँ F अगर हम बात करें वेक्टर की तो ये है F क्या है, F है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू F कैप। कैप F कैप से क्या आती है, F कैप से उस वेक्टर की डायरेक्शन आती है। अगर हमें कोई भी वेक्टर लिखना है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। जैसे इस वाली चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, F वेक्टर इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन आई कैप। इसको हम ऐसे लिख देंगे। ऐसे V वेक्टर को कैसे लिखेंगे, V और V कैप। हाँ, तो V वेक्टर यहाँ से क्या आता है 5 मीटर पर सेकेंड जे कैप। ये ऐसे ही हम इस चीज़ को लिखते हैं। हाँ, एक इसका और एग्जांपल ले लेते हैं। ए वेक्टर को हम लिखेंगे ए इंटू ए कैप। हाँ, तो ए वेक्टर यहाँ से क्या आ जाता है, ये आ जाता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कैप। हाँ, ये आ गया हमारा वेक्टर्स। अब हम देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हम दो वेक्टर्स के अंदर एंगल कैसे निकालते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर हम किसी भी वेक्टर को कितने डिग्री से 2n पाई के अलावा अगर हम किसी भी आर्बिट्रली एंगल से रोटेट करते हैं तो वो हमारा वहाँ पर वेक्टर चेंज हो जाएगा। हाँ, तो अब एक परेशानी आती है कि हम इनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं, तो अब हम देखते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हाँ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इफ द इट इज़ द, अगर मिनिमम एंगल निकालना है हमें, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 360 होगा मैक्सिमम। नहीं, हमें ऐसे नहीं निकालना है, हमें निकालना है एंगल अच्छे से। इट इज मिनिमम, इट इज मिनिमम एंगल between two vectors if they are placed tail to tail, if they are placed tail to tail or head to head। अगर हम किन्हीं भी
दो वेक्टर्स को, जैसे मान लीजिए ये है हमारा ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। अगर आपसे मैं पूछूं इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो सबसे पहले आप इसको, ये इसकी टेल है, इसकी टेल ये है, तो इसको मैंने आपको ये भी बताया था कि हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं तो हम इसको यहाँ पर लेके आ जाएंगे, और जो ये एंगल थीटा आएगा ये हो जाएगा हमारा क्या, इनके बीच का एंगल। हाँ, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा है हेड टू हेड, इसी को समझा रहा हूँ। ये है बी वेक्टर, तो हमें ए वेक्टर को यहाँ पर लाना है। ए वेक्टर कुछ ऐसे आ जाएगा यहाँ पर, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, तो ये भी थीटा है। ये थीटा और ये थीटा, ये दोनों इक्वल हैं। आप कैसे भी इसको निकाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। हाँ, इस चीज़ में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलो इसके ऊपर हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। ये हमें एंगल दे रखा है 120 डिग्री। तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। इन दोनों के बीच में एंगल निकालने के लिए हमें इस ए वेक्टर को आगे लाना होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये पूरा होता है 180 डिग्री। ये 180 डिग्री है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ऐसे आप इससे मतलब इसको ट्रांसलेट करके ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो चलो आगे देखते हैं अब हम। तो ये हमने निकाला मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अब मैं अगर बात करूँ तो आपको पता होगा कि हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये मतलब ये 4 मैन है। बाद में हम और क्या निकालते हैं, ये है नॉर्थ ईस्ट। ये सारे, ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री। ऐसे ही हम 4 डायरेक्शन और निकाल लेते हैं, सारे 45 हैं। ये कौन सी है, ये है साउथ ईस्ट, ये है साउथ वेस्ट और ये है नॉर्थ वेस्ट। ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं। ये सभी चीज़ को आपको सभी को पता होगी। ये सारे एंगल 45 डिग्री हैं। हाँ, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन से ये आप सभी को पता होगी। हाँ, मेन 4 हैं ये, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इन 4 से ये 4 और डिराइव होती है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ये हो गए हमारी 8 डायरेक्शन। अब अगर हमें कोई एंगल थीटा पर दे दें और उसकी डायरेक्शन पूछे तो हम कैसे बताएंगे उसको व्यक्ति को। अगर कोई भी पूछ ले अगर आपसे, तो हम उसको कैसे बताएंगे। ये हमारी 4 बेसिक्स डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अगर मान लो ये आपको दे देता है थीटा पर, हाँ, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे थीटा कोमा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। थीटा नॉर्थ ऊपर है ईस्ट से, अगर यहीं पर ये दे दे ये थीटा, तो ये इसको हम कैसे लिखेंगे, थीटा साउथ ऑफ ईस्ट। ऐसे हम इसको लिखते हैं। ऐसे इस वाले को क्या लिखेंगे, ये अगर थीटा है एंगल तो ये होगा थीटा ईस्ट ऑफ नॉर्थ। थीटा इस मतलब नॉर्थ से कितना है और किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ। ये वाला हो जाएगा थीटा
वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अगर ये कोई थीटा, ये सारे थीटा डिफरेंट है, ये भी अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, थीटा नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ऐसे ही ये भी हमारा हो जाए। तो चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये एक सेकंड रुकना। अगर मैं आपको पूछूं कि कोई भी चीज़, मतलब जैसे गाय है, उसकी पूंछ ऐसे होती है, मैं थोड़ा सा फिगर बना देता हूँ। ये उसकी पूंछ है, ये उसके पैर हैं। एक वो ऐसी फिगर मेरे को इतनी बनानी नहीं आती, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी कमज़ोर है। कैसे भी समझ लेना, मान लो ये है एक गाय, इसकी पूंछ जो हमेशा नीचे की तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन कौन सी है? हाँ, इसकी डायरेक्शन न, आप कहेंगे नीचे तो साउथ है, नहीं, इसकी डायरेक्शन है ही नहीं। हाँ, क्यों? क्यों? क्योंकि जो हमने डायरेक्शन सिस्टम पढ़ा है वो एक प्लेन के अंदर पढ़ा है, लेकिन ये तो डाउन टू द प्लेन जा रही है। अगर कोई चीज़ डाउन टू द प्लेन जाए, उसकी कोई डायरेक्शन होगी? उसको तो हम किसी भी तरीके से नहीं बोल सकते। हाँ, इसीलिए इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो चलो इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं हमारा वही। हाँ, तो देखो, ये मान लीजिए ये है अप और ये है नॉर्थ। यहाँ से एक ऐसे एंगल जा रहा है और ये आपको दे रखा है 60 डिग्री। आप इसको कैसे लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ अप। इसी को आप कैसे लिख सकते हैं? थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री अप ऑफ नॉर्थ। इसको आप ऐसे दो तरीकों से लिख सकते हैं। हाँ, तो अब मैं इसके ऊपर आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जांपल सबसे कॉमन वाला है हमारा, सबसे कॉमन तो सबसे अच्छे वाला फेवरेट वाला ट्रायंगल कौन सा है? हमारा सबसे फेवरेट ट्रायंगल जो है वो है, ये कितना होगा? ये होगा 3, ये होगा 4 और ये कितना होगा? 5। ये है 37 डिग्री, ये है 53 डिग्री। ये सारे मीटर में, ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, ये 5 मीटर। हाँ, तो देखो टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3। क्यों? इस थीटा के लिए हम बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से थीटा इज इक्वल्स टू क्या आता है? 53 डिग्री। ये चीज़ तो आपको यहाँ से रट के रखनी है। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 5 मीटर एट एन एंगल 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर हमें इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना, ये है हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये कहेंगे हम 5 मीटर एट एन एंगल 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसी को मैंने आपको भी ऊपर बताया था कैसे करते हैं। 5 मीटर एट एन एंगल 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। हम इसको ऐसे दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, आपको ये ट्रायंगल याद ही कर लेना है। ये बहुत बार पूछा जाएगा आपसे। ये है 3, ये है 4, ये है 5। इसको याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, ये है 90 डिग्री। जो एंगल 5 और 3 के साथ है वो हो जाएगा 53 डिग्री। इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। ये आएगा हमारा 37 डिग्री। इसको कैसे याद रखेंगे? 7 - 3 कितना आता है? 4। ऐसे ही हमें याद होगा। एक तरीका और, अब जब भी आपको कंफ्यूज हो, ये मान लीजिए ये 3 है, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा,
ये 4 है, ये क्या होगा, ये 5। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है ये एंगल होगा छोटा 37 डिग्री और ये होगा 53 डिग्री। आपको ये तो याद रखना कि एक एंगल होगा 37 डिग्री और एक होगा 53 डिग्री। अगर आपको ये भी याद है तो भी आप ऐसे निकाल सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ओपन हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारा क्या, मतलब कौन से वाला एंगल हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा और वो 37 हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो सबसे पहला काम वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, और अगर आप अभी मैं आई एम रिपीटिंग दैट इफ़ यू आर नॉट ऑन टेलीग्राम देन कम टू माई ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप आ जाना और वीडियो को शेयर कर देना। सभी अपने जितने दोस्त हैं सभी को बता दो यहाँ पर ऑसम कंटेंट के साथ पढ़ाई हो रही है। धन्यवाद, लव यू ऑल।